कैसे तो इस वीडियो के अंदर हम अपना अगला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने वाले हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बीच में जो लगेंगे वो मैं बताता चलूंगा। तो पहला पीवाईक्यू आपके सामने आ रहा है, इसे ट्राई करो। क्या आ गया? Two identical tennis balls, each having mass m and charge q, are suspended from a fixed point by threads of length l. What equilibrium separation? What is the equilibrium separation when each thread makes angle theta with vertical? हमारे पास यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इससे दो बॉल्स एक थ्रेड से लटकी हुई हैं। ये एम क्यू मास एम है, चार्ज क्यू है दोनों का। अब अगर इस पूरी डिस्टेंस को मैं डी ले लूं तो अब चार्ज और मास दोनों सेम है, तो लगभग ये इक्वली डिस्टेंस होंगी, इसकी आधी डिस्टेंस ये आधी आधी होगी, है ना। डी/2 डी/2। अब मैं एफबीडी की बात करूं, ये हो जाएगा एफ ई, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी एफ ई, वही कूलम्स लॉ। और ये इसका एक एम जी तो हमेशा लग रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा है, तो tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं एफ ई अपॉन एम जी, लिख सकता हूं। आप लेकिन कह रहे हैं थीटा एंगल जो बन रहा है वो बहुत छोटा है, तो थीटा अगर जब हमारा स्मॉल होता है, तो जब थीटा हमारा स्मॉल होता है तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा के इक्वल है, ये लिख सकता हूं। तो थीटा इज इक्वल टू कि अब एफ ई जो है वो है के क्यू स्क्वेयर, और ये डी/2 प्लस डी/2 डी, यानी डी है ना, अपॉन डी स्क्वेयर, यही है। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर एम जी डी स्क्वेयर। अब हम चीज पढ़ते हैं कि जब सॉलिड एंगल में हम एक चीज पढ़ते हैं, जब अगर इसकी लेंथ ये आर है, ये रेडियस टाइप चीज है, और ये लेंथ एल है, और बीच का एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो ये थीटा लगभग लगभग एल बाय आर के इक्वल होता है। ठीक है, वही चीज लगानी है। तो अब ये चीज कहां पे लग रही है, इसके बीच में है, यहां पे लग रही है क्या? देखो ये डी/2 और ये एल, ये लेंथ एल है। अगर मैं थीटा यहां पे लगाना चाहूं तो ये आ जाएगा d/2l है। ये थीटा जो है ये लगभग लगभग डी/2 के एल के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। अब k को लिख लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वेयर एम जी डी स्क्वेयर, 2 से 4 कैंसल, 2 रह गया। हमें d निकालना है, डी स्क्वेयर इधर भेजो, डी क्यूब इक्वल्स क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 पाई, और ये एल इधर जाके इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये डी क्यूब है तो इधर पावर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो ये आंसर जिस ऑप्शन में दिखे उसे मार्क कर दो। कौन सा है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 1/3। 1/3 पावर कहां पे दिख रही है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, यही है ना, यही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन से यार देख लो। अब अगले क्वेश्चन जाने से पहले एक मिनट एक चीज देखो, ये Q है और ये Q है, इसके बीच में सेपरेशन है D है। ये पहले यहाँ Q0 था, इसको मैंने एक स्मॉल डिस्टेंस x से मूव किया। अब इसने SHM परफॉर्म करना शुरू कर दिया इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। जब ये ऊपर गया तब इसने भी खींचा होगा, इसने भी खींचा होगा, तो ये वापस आया होगा। जब इधर गया फिर से इसने इन दोनों ने खींचा होगा, तो ये वापस गया है। ये x में ले रहा हूँ, इसको y ले लो, क्योंकि y में हम करा रहे हैं तो y ले लो। ठीक है, इसमें एक स्मॉल डिस्टेंस y से करा। अब y हमारा पहले मैं बता दूं स्मॉल है। फाइंड इस एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल लो। तुम भी ये क्वेश्चन सुन सुन के बोर हो गए, लेकिन क्या करें, जेई का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कभी पूछ सकते हैं फिर से ये, है ना। वो आपने वीडियो रोक के ट्राई किया होगा। देखो अब एक काम करो, यहां पे इसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रही होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रही होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये था d, ये हमने y ले रखा है, तो ये हो जाएगा d,
ये डी पूरा है तो डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये, क्योंकि आधा है ना, डी बाय 2 हो जाएगा ये, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली चीज भी रूट डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब y हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा है, y हमारा बहुत ज्यादा छोटा है। पहले पहले फोर्स लिखो, एक काम करो, पहले एक फोर्स लिखो, ये भी f होगा, ये भी f होगा। तो जब मैं इसका ये वाला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा, वो तो आपस में कट ही जाएगा, सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, तो एक काम करो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, एंगल क्या ये वाला थीटा ले लें, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा एंगल बचेगा, एफ कॉस थीटा, बल्कि 2f कॉस थीटा बल्कि कहो है। तो एफ नेट आ रहा है, एफ नेट आ रहा है 2f कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहां पे क्या है, कॉस थीटा यहां पे क्या है, पहले एफ लिख लो फिर कॉस थीटा भी लिख लेते हैं, चलो पहले एफ लिखो, ये आ जाएगा कि क्यू नॉट क्यू स्क्वेयर अपॉन, क्यू स्क्वेयर नहीं, क्यू सिर्फ, और ये इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है तो वो हट जाएगा, डी स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वेयर है, रूट है तो हट गया। अब कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो ये है y अपॉन हाइपोटेन्यूज, रूट के अंदर डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 2 के क्यू नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 पावर, ठीक है। अब लेकिन हमारा जो है y बहुत छोटा है, यानी डी स्क्वायर अपॉन 4 के मुकाबले वाई स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो इसको एक काम करो नेगलेक्ट कर दो, गया ये। तो हमारे पास क्या बचा, ये एक साथ में एक y भी है, ठीक है। एक पहले से नोट करो फिर आगे बताता हूं। अब जो हमारी वैल्यू आ रही है एफ नेट की, वो ये आ रही है, अब 2k क्यू नॉट क्यू वाई अपॉन डी स्क्वेयर, डी अपॉन 2 होल स्क्वेयर, उसमें से वो 2 कट जाएगा तो रह जाएगा डी क्यूब अपॉन 8 रह जाएगा। अब 8 ऊपर जाके 16 बन जाएगा, 8 ऊपर जाके 16 बन जाएगा। अच्छा ये के ना, ये के हमारा क्या नाम है, वो कांस्टेंट नहीं है, ये f इज इक्वल टू के एक्स वाला, ये कांस्टेंट नहीं है, ये के हमारा कूलम्स लॉ वाला के है, ठीक है। तो डी क्यूब, ये डी क्यूब रह गया, तो ये बन, अब और कुछ तो नहीं बचा, ठीक है, डी क्यूब। तो अब के को लिखो 16, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, 4 से 4 कैंसिल चाहे कर लो, 4 क्यू नॉट, ये वाई भी है साथ में, क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ये एफ नेट आया साथ में y। अब यहाँ पे हमने y डिस्टेंस ले दी है, x और y बात सेम ही है, तो अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये चीज हमारी k आ रही है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए है, अब इसका कुछ मास भी वहां पे दे रखा होगा, 2 पाई m जो भी होगा, m ही मान लो, ये बन जाएगा 4 क्यू नॉट क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, ठीक है। देखो
ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार से ट्राई करो। क्या करोगे? अ चार्ज इज, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, अ चार्ज q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equal to, कहा गया है ये एक चार्ज q है और ये एक चार्ज q है और इनके बीच में एक स्मॉल चार्ज आधे डिस्टेंस पे, स्मॉल q ये रखा हुआ है आधे डिस्टेंस पे है, ठीक है। इतनी बात कही गई है। हमसे कहा गया कि ये सिस्टम ना इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल क्यू की है, स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू की फॉर्म में निकालनी है ना। देखो अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो इक्विलिब्रियम की बात करिए, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन तो बता दूं मैं, ये होती है ये होती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम यही माना जाता है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स को फील करने की कोशिश करूं, लेकिन अगर मैं बात करूं है, यहां से मैं दो ऑप्शंस वैसे ही उड़ा सकता हूं, दो ऑप्शंस वैसे उड़ा सकता हूं। कैसे? हमसे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम में, अगर मान लो ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता तो मैं इसको थोड़ा सा उधर करा है, मैंने थोड़ा सा उधर किया, ये वाला चार्ज ने इसे धक्का दिया, इसे थोड़ा सा इधर किया, इस वाले चार्ज ने फिर से धक्का दिया। इस वाली चीज में तो ये हमेशा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, नेगेटिव भी करके देख लो, नेगेटिव है मान लो, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसको मैंने जरा सा ऐसे किया, जरा सा मैंने इसे पुश किया है, जरा सा मैंने इसे पुश किया, ये वाली चीज इसे अपनी तरफ खींचेगी है। फिर जब ये इसे अपनी तरफ खींचेगी तब इधर आने लगेगा तो ये वाली अपनी तरफ खींचेगी। अभी ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। नेगेटिव होगा है तो नेगेटिव होगा और मैं इसे अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाऊंगा तो ये वाली चीज अपनी तरफ खींचेगी। जब मैं इसे इधर करूंगा तब ये वाली चीज अपनी तरफ खींचेगी। पॉजिटिव होगा तो रिपेल की वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इस हम एक्स एक्सिस में मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो इसको मैंने, इस चार्ज को पॉजिटिव के साथ वाई एक्सिस में थोड़ा सा हिलाया, वाई एक्सिस में थोड़ा सा हिलाया, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों, ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इसे रिपेल करेंगे, ये हवा में कहीं भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम गायब, ठीक है। इसका मतलब हर केस में पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन वहीं अगर ये नेगेटिव होता, जैसे इसने ऊपर गया, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, इसे वापस लेके आएगा, ये नीचे जाएगा, ये दोनों चीजें फिर से इसे अपनी तरफ खींचेगी, ये वापस जाएगा, ऐसे इक्विलिब्रियम बना रहेगा, मतलब ये एक जगह स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये कहीं भागेगा नहीं अगर ये नेगेटिव वाला केस होगा। इसका मतलब हमारे कौन से दो ऑप्शंस नहीं हो सकते? सी और डी हमारे नहीं हो सकते, दो ऑप्शन के। अब हम इस वाली इक्वेशन से मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। देखो अब लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका होता है, इस पे लगाऊंगा तो दोनों फोर्सेस सेम आएंगी, कोई बात वैसे खास बनेगी नहीं। उसके बाद इस पे लगा देता हूं है, उसके बाद इसके पे लगा देता हूं, ठीक है। इस पे लगाओ, ये बन जाएगा, पहले इसकी वजह से जो फोर्स बन रही होगी, इसकी वजह से जो फोर्स बनेगी है, इसकी वजह से जो फोर्स बनेगी वो कैसे बनेगी है, वो बनेगी कैपिटल क्यू, वही मैं देख रहा था, क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और इसकी वजह से जो बनेगी वो बनेगी के क्यू अपॉन डी बाई 2 का स्क्वायर, यानी 4 ऊपर आ जाएगा। ये 4 अपॉन में था ना तो ऊपर चला जाएगा। इन दोनों का ऐड करो और इस इक्वल टू 0 कर दो। के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 4 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये गया 0 बन गया, ये भी गया,
अब यहां से एक क्यू तो गायब हो गया, तो क्यू आ रहा है माइनस क्यू अपॉन 4 के इक्वल। देखो यहां से भी माइनस तो आ ही गया, लेकिन वो मैंने बस फील कैसे बात को करते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन में ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, वो मैंने बताया। तो ये तो हमारा सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? बी ऑप्शन सही आ रहा है, नोट कर लो। मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क है, एक बार से ट्राई करना है। ये सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया वैसा ही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन क्या कहा गया है। A point charge 2 into 10 to the power minus 2 coulomb is moved from P to S in a uniform electric field of 30 nC negative, अच्छा, directed along positive x-axis if the coordinate of P and S are 1 2 0 meter and 0 0 0 meter, अच्छा, respectively the work done by electric field will be। देखो वर्क डन पूछे ना, वर्क डन क्या हुआ करता था, F डॉट डी आर। अब F को मैं लिख सकता हूं क्यू ई, तो Q तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, ये चीज मिल गई। अब हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 30 न्यूटन कूलम नेगेटिव डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट ऐसे, ये 30 आई के, ये चीज है। अब क्या नाम है, अब हमारे पास दे रखा है कि अगर ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड है, तो अब ये डी आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हमसे कहा गया है एक है, ये मान लो ये 0 0 है, 0 0 0, और एक क्या है, इसका जेड वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो 1, ये 1 आगे गया और 2 ऊपर गया, मान लो कुछ ये 1 2 0, ये हमारा पी है, ये हमारा एस है, यहां से यहां गए है ना। तो एक काम करो, अब एक काम करो, क्यू कितना है, क्यू इसका है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 30 आई क्या। अब बात समझो जरा, ये जो चीज है, ये जो चीज है पी टू एस गया है ना, जो हमारे पास इसके पास ध्यान देखो, वाई एक्सिस वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, और हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या बनता है, 0। तो हमारे पास जो वाई एक्सिस वाला है वो 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस वाला। सिर्फ एक्स एक्सिस वाली हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो बनेगी 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस आई क्या है, बात समझे। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 माइनस बाहर आई डॉट आई 1 30, ये बन जाएगा 60 इंटू 10 1/100 माइनस, ये गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा है एक मिनट देखें, अच्छा इन्होंने एमजे की फॉर्म में निकाल रखा है, ठीक। तो एक काम करो, 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, 60 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 600 mg। कौन सा ऑप्शन अब आ रहा है, ये साथ में नेगेटिव भी है, सी ऑप्शन से यार हम देख। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, a spherical symmetric charge distribution is considered with a charge density varying rho r is equal to this, where r is less than r is distance from center O as shown, the electric field at point P will be। देखो हमारे पास गॉस लॉ कहता है E डॉट डी एस इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब
ये जो चीज है ये सरफेस इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट है ds, क्यू को मैं लिख सकता हूं क्योंकि क्यू आर साथ वेरी कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो हमारे पास क्या है, रो हमारे पास है 0 से लेके r, रो नॉट स्मॉल कितना है 3/4 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R, और dv कितना होएगा मैं दिखा देता हूँ कैसे निकलता है। 4 पाई r क्यूब है। अब इस लो dv बाई dr ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो dv की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर dr, 4 पाई r स्क्वायर dr 0 से लेके स्मॉल r। तो ये हो जाएगा हमारा, एक काम करो इसको इधर लिखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके स्मॉल r रो नोट 3/4 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर जब अंदर जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर जब अंदर जाएगा, या एक मिनट रुको पहले ये वाला स्टेप मैंने लिखता, 4 पाई r स्क्वायर dr ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके r 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, साथ में है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा स्मॉल r रो नोट 3/4 4 कट जाएगा 3 पाई r स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 0 से लेके स्मॉल r, देखो 4 पाई r क्यूब बाय r रो नॉट dr, ये साथ में dr। अच्छा ये हो जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 0 से लेके r स्मॉल r की, ये हो जाएगा देखो r क्यूब बनेगा तो 3 कट जाएगा, पाई r क्यूब 0 और r प्लस प्लस है माइनस माइनस है, ये r4 बनेगा और 4 कट जाएगा, पाई r4 अपॉन कैपिटल R, ठीक है, और रो नोट को भी बाहर ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई r क्यूब माइनस पाई r4 अपॉन कैपिटल R रो नोट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करो, ये जो चीज थी ये ds जो है ये है 4 पाई r स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि अगर हमें चार्ज निकालना है, हमें चार्ज पॉइंट P तक का निकालना है, पॉइंट P, ये अगर मान लो Q या O जो भी है P तक निकालना है, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लो। गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर ई रो नॉट पाई r क्यूब को जरा कॉमन लो, पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय r नहीं स्मॉल r बाय कैपिटल R, r स्क्वायर और r यहां से एक कट गया, पाई और पाई कट गया, तो देखो e आ गया रो नॉट r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। ये जो है ये हमारा आंसर है, बात समझे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी सही आ रहा है क्या, सी सही है, ठीक है, सी सही है, नोट करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार से ट्राई करो। तो क्वेश्चन क्या कर गया, देखो क्वेश्चन क्या कर गया, एन ऑयल ड्रॉप of radius r2 mm with density 3g centimeter cube is held stationary under constant electric field 3.55
into 10 raised to power 5 voltmeter in a Mulliken oil drop experiment. What is number of excess of electron that oil drop will possess? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये एक सेटअप लगाया होता है, बीच में एक क्या होती है ऑयल ड्रॉप, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसका कुछ मास भी होता है mg, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है और mg ये बैलेंस हो जाते हैं, तो mg इज इक्वल्स टू QE। यहाँ अब जो Q है, एक मिनट Q को इधर लिखता हूँ, बात सेम है, एक चीज दिखानी है। हाँ, Q हमारा है NE के इक्वल, ये होता है NE कैपिटल E mg, m रो v होता है, क्योंकि रो और v की चीजें दे रखी हैं और m डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो ऐसे लिख लो अपॉन ई, यहां से n निकल जाएगा। अब n निकाल लेते हैं फटाफट, क्या है n, देखो रो दे रखा है 3g सेंटीमीटर माइनस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 माइनस 3, बल्कि सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 3000। ठीक है, अब रो रखो 3000, n इज इक्वल टू 3000, ये एक्चुअली केजी मीटर क्यूब आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा v कितना है 4/3, क्योंकि हम जो ऑयल ड्रॉप ले रहे हैं वो स्फेरिकल ले रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पाई को लिख लो 22/7, और r क्यूब कितना है, r कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो उसका क्यूब होएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9, और कुछ है 9.8, ये बनेगा E 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। कैपिटल E कितना है 3.5 इंटू 3.55 इंटू 10 रेज टू पावर 5 है ना, यही है ना। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1.4, ये कटेगा, ये बन जाएगा 0.2 से ये कटेगा, ये 0.1 रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और कुछ देखो। अब इसे थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 44 इंटू 1.4 अपॉन, ये बनेगा 3.55, और इसकी पावर्स लिख लेते हैं 1000, और ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, और ये बनेगा, देखो ये 0.1 इसका मिलके बन जाएगा 10 की पावर माइनस 20, और ये 10 की पावर माइनस 15 इसके साथ मिलके 10 की पावर माइनस 15 ऊपर जाएगा, 15 माइनस 6 कितना बनेगा, ये बनेगा 9। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट, ये वाली चीज मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। 44 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 3.55, तो ये ना 17.35 कुछ आ रहा है इंटू 10 रेज टू पावर 9। अब एक काम करो, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले ये चेक कर लेते हैं, नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 10 इधर जाएगा, और ये चीज बन जाएगी 10 की पावर माइनस 10 की पावर 10, और एक पॉइंट आगे हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 1.73 इंटू 10 रेज टू पावर 10। बी ऑप्शन सही आ रहा है, नोट करो। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से ट्राई करो, बहुत सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से ट्राई करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, a charged particle of mass m and charge q moves along x-axis with velocity v naught. When it passes through origin, it enters the region having uniform electric field is equals to minus e j cap with extends up to x equal to d. Equation of path a of electron in region x greater than d is, एक रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक चार्ज है जिसका मास
चार्ज है जिसका मास m है, ये v नॉट वेलोसिटी से एंटर किया, ये कुछ इसने पाथ फॉलो किया होगा, उसके बाद इसका कुछ पाथ बन गया होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकला होगा, उसी पाथ को फॉलो करता करता ये आगे जा रहा है। ठीक है, हमें पाथ की इक्वेशन बतानी है, जब ये चीज है d, जब ये यहां से निकल गया तब का पाथ बताना है। अब देखो v नॉट वेलोसिटी तो ये v नॉट ही रहेगी, v नॉट रहेगी। अब मान लेते हैं कि इसने कुछ y डैश डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, है y डैश डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, है y डायरेक्शन में y डैश डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और इसका ये जो हमारे पास इसकी जो x डिस्टेंस है वो है d। तो इस कोऑर्डिनेट को क्या मैं ये कह सकता हूं, इसने, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे साइड है, g भी नीचे साइड लग रहा होगा, तो ये नीचे ही आएगा, ये तो बात पक्की है। तो मैं क्या कह सकता हूं, d और माइनस y डैश इसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे इस जगह पे जब ये निकला होएगा, बिल्कुल होएगा। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ना ही m पता ना ही c पता है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो m निकालने के लिए सबसे पहले हम y में बात करते हैं, पहले y एक्सिस में बात करो, y एक्सिस में बात करते हैं। अब इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसने y में कुछ करा होगा, तो इसको लिख लेते हैं पहले y, अभी कोई वैल्यू नहीं अभी डाल रहे, ठीक है। y में इसने कुछ ट्रेवल किया होगा, लेकिन अभी शुरुआत में इसके पास y में कोई वेलोसिटी है, सारी वेलोसिटी v x एक्सिस x डायरेक्शन में ही है v नॉट, तो इसके पास शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं, तो जीरो। मैं ut प्लस हाफ इट स्क्वायर वाली चीज लगा रहा हूँ, हाफ, ये हो गया हाफ। एक्सेलरेशन इस पे कितनी है बताओ, एक्सेलरेशन कितनी है, जब e की बात करी होती है तो हम सिर्फ QE बाय m की बात करेंगे, QE बाय m, और t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर। अभी नहीं मैंने v की y की वैल्यू डाली, राइट, t की अभी डालेंगे पहले, लेकिन क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, अभी इसको एक साइड पे रख लो। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, dy बाय dt, ये बन जाएगा t आगे आएगा QE बाय m, ये बन गया t बन गया, और ये है हमारी vy, तो vy बन गया, ये चीज हमारी vy है, dy बाय dt, ठीक है। तो vy मिल गया, vx कितना था, vx कितना था, v नॉट, यहाँ पे v नॉट है, तो एक काम करो, अब यहाँ से vy हमारा ये रहा, vx हमारा v नॉट है, तो एक काम करो tan थीटा निकाल लो, tan थीटा यानी m, वो होगा vy बाय vx, ये बन जाएगा आई थिंक QE बाय m t बाय v नॉट, ये बन गया क्या, तो यहां से m आ गया, ठीक है, m आ गया। अब देखो यहां से एक और वैल्यू दिख रही है। अब इसने v नॉट ट्रेवल किया, v नॉट कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं t इज इक्वल्स टू t नॉट, बल्कि कह देते हैं क्योंकि कांस्टेंट टाइम ही हो रहा है, t नॉट इसे कह देते हैं d अपॉन v नॉट। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम पड़ दी है, चलो कोई नहीं, ये मैं डायग्राम को थोड़ा सा उधर बना देता हूँ, या इसे रुकी जो भी थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसमें, ठीक है। इसका काम हो गया ना, किस चीज का काम हो गया, काम करते हैं, मैं साइड में ना सारी वैल्यूज लिखता जाता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू हाफ QE t स्क्वायर अपॉन m, और m आ रहा है QE अपॉन m t v नॉट, ये चीजें आ गई, और कुछ तो नहीं है, हाँ ठीक है, vy भी लिख लें क्या, vy भी लिख लेते हैं, QE बाय mt, ठीक है। अब ये सब चीजें रब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब t नॉट मिल गया हमें, m हमारे पास है, इसको इसमें रखो, ये बन जाएगा QE बाय m t v नॉट
टी वी नॉट एक्स प्लस सी, सही है ना? एक बार चेक कर लो, टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रख देते हैं, ये जो टी है ये टी नॉट ही होएगा। ये टी, अब हम टी की वैल्यू रख रहे हैं, टी को टी नॉट ही रख दो, डी बाय वी नॉट की, डी बाय वी नॉट, हाँ ठीक है। टी टी नॉट क्यों होगा? जितना टाइम इसे एक्स एक्सिस से यहां आने में लगा उतना ही टाइम इसे नीचे आने में भी लगा होगा ना। कोऑर्डिनेट्स तो सारे सेम ही चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं y इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम डी बाय वी नॉट का स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्या बात क्लियर है? अब ये c मिल जाए तो बात बन जाए, है ना? तो c निकालने के लिए हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स रख रहे हैं, वो होंगे माइनस वाई डैश क्यू ई बाय एम डी वी नॉट स्क्वेयर और डी, तो डी यहाँ एक्स को जो डी रखने हैं डी स्क्वेयर बनेगा प्लस सी। और एक और चीज, ये जो m है ये नेगेटिव होगा, ये m जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों 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 क्यों? देखो ये जो है ये इधर साइड बन रहा है, अगर 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 ये ऐसे होता तो मैं पॉजिटिव कहता, लेकिन ये देखो नेगेटिव एंगल है, तो ये बात थोड़ी देखने वाली है, वरना आंसर गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अब ये चीज बन जाएगी हमारी c इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम डी स्क्वेयर अपॉन वी नॉट का स्क्वेयर माइनस वाई डैश, ठीक है? c मिल गया। अब एक काम करो, ये पहले कैलकुलेशन देख लो, फिर मैं इसको इसमें रख रहा हूं, ठीक है? y is equals to क्यू ई बाय एम टी बाय वी नॉट एक्स, टी बाय वी नॉट नहीं, डी स्क्वेयर बाय वी नॉट स्क्वेयर एक्स प्लस सी कितना है, क्यू ई बाय एम डी स्क्वेयर अपॉन वी नॉट का स्क्वेयर माइनस वाई, ठीक है? अब ये वाली चीज थी, ये थी वाई डैश की, ठीक है? अब वाई डैश मिल जाए तो बात बन जाए, है? अब वाई डैश मिल जाए तो बात बन जाए, वो कैसे मिलेगा? वाई डैश कैसे मिलेगा? वाई डैश की वैल्यू कहाँ गई? ये वाई डैश की वैल्यू ये, तो वाई डैश की जो वैल्यू है वो है, यहाँ पे टी की वैल्यू रखो, क्या थी? डी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट सेम जा रहे हैं, टी मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैंने कांस्टेंट डाल दिया तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, ठीक है? तो टाइम उतना ही लग रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है? ये बात याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्यू ई बाय एम डी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, हो गया? बिल्कुल हो गया। तो एक काम करो, इसके अंदर जरा ये वैल्यू रखो, ये बन जाएगा माइनस क्यू ई अपॉन एम डी वी नॉट स्क्वेयर एक्स प्लस, अच्छा देखो ये हाफ है और ये वाली चीज पूरी मतलब 1 है ना? 1 और 1 माइनस हाफ कितना बना? हाफ। तो यहाँ पे सीधा मैं लिख रहा हूँ क्यू ई बाय एम डी स्क्वेयर बाय वी नॉट स्क्वेयर, ठीक है? ये और ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ डाली, तो ये दोनों क्लब होके क्या बन गए? क्या हो गए? हाफ, ठीक है? तो ये हो गया y, हो गया। अब एक काम करो, इसमें से जो कॉमन आ रहा है ले लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो, इसमें से मुझे क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन आता दिख रहा है, तो एक काम करो ले लो, ये बन जाएगा क्यू ई बाय एम डी बाय वी नॉट स्क्वायर डी बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है? अब देखो जरा कोई इक्वेशन ऐसी दिख रही है? मुझे दिख रही है, बी ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है? बी ऑप्शन सही आ रहा है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से ट्राई करना, ठीक है?
इफ अ चार्ज q is placed at the center of a closed hemisphere non-conducting surface, the total flux passing through the flat surface would be। अब तुम बस कहीं करिए तो आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है। अरे भाई -1 आसान क्वेश्चन ही करवाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी -1 करवाते हैं। ये तो गलत फहमी है कि मुश्किल क्वेश्चन आसान -1 करवाते हैं, आसान क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखो या इसे रुक जो ये मान लो ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा अजीब हेमिस्फीयर बनाया, कोई नहीं एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब ये इसका कंसेप्ट कहीं को पता होगा, एक ऐसा ही सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर इसके साथ लगा दिया, अगर पूरे में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जा रही है तो आधे में से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगी, है ना? गलत है, गलत है। देखो ये जो जा रही है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो सिर्फ ये कवर्ड सरफेस में से जा रही है। हमसे फ्लैट सरफेस पूछा है, फ्लैट सरफेस, लेकिन तुम लोग कहोगे फ्लैट सरफेस में जो है चलो ठीक है, लेकिन इसमें इस फ्लैट सरफेस से अगर देखा जाए तो वो जीरो आ रही है, बिल्कुल जीरो आ रही है, और आंसर जीरो ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। क्यों? ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन बोनस गया था, इसमें से कोई आंसर सही नहीं आ रहा था, है इसलिए। लेकिन इसका आंसर मैं फिर भी बता दूं, मेरे को ये ऐसे क्वेश्चन को बताना जरूरी समझा कि भाई इसमें आंसर जीरो आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसके लिए अड़े नहीं रहना, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखना है। अगर तुम्हें लग रहा है ना ये हाँ ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, मतलब बहुत श्योरिटी है, तो और ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आगे बढ़ जाना चाहे, वरना मतलब जो भी उस उनका रूल होएगा कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑप्शन तुम्हें मार्क करना है तभी तुम नंबर मिलेंगे, वो जो भी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन वैसे चांसेस कम होते हैं आने के, अब तो काफी ज्यादा मतलब ठीक हो गया सिस्टम, पहले हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी बता दूं ऐसे क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी इसका आंसर जीरो है, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन ये बताने के लिए लगा था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अड़े नहीं रहना, हो सकता है वो क्वेश्चन सच में गलत हो, बोनस मिल जाए या जो भी हो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार ट्राई करो। In a cuboid of dimension 2l, 2l charge q is placed at the center of the surface S having area 4l square. The flux through opposite surface to S is given by। ये क्यूबॉइड है, ठीक है? ये 2l है, ये भी मान लो 2l है, और ये l है। मान लो इसके ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, अब हमें इसमें से कितनी फ्लक्स जा रही होगी वो बताना है। एक काम करो, सिमेट्री लेते हैं, एक और ऐसा ही क्यूब इसके ऊपर रख दो, समझो बस, है ना? इसके ऊपर एक और ऐसे ही रखा हुआ है, ये 2l, ये भी 2l, और ये l। अब ध्यान से देखो, ये एक क्यूब बन चुका है, ये एक क्यूब बन चुका है 2l, जिसकी लेंथ 2l है, 2l 2l और l प्लस l 2l, ठीक है? ये क्यूब बन चुका है एक्चुअली। अब ये क्यूब बन चुका है, यानी एक सिमेट्री जा चुकी है, जिसके सेंटर पे क्यू रखा हुआ है। तो अगर इस पूरे में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा, अगर इस क्यूब की मैं बात करूं, इस पूरे में से अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रही होगी, तो एक फेस में से कितनी निकलेगी? एक फेस में से कितनी निकलेगी? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ठीक, तो आंसर है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार ट्राई करो।
देखो इस क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड E 150 y square j cap. The side of the cube is 0.5 meter and is placed in the field as shown in the figure. The charge inside the cube is, ये क्यूब है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास इसमें से जाने वाला जो फ्लक्स, जो चार्ज होगा इसमें, जो कितना चार्ज है वो बताना है। वैसे फ्लक्स भी तो इसमें जा रहा होगा, फ्लक्स की तो इन्हीं दो फेजेस में से जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब क्योंकि बाकी सारे तो इसके परपेंडिकुलर होंगे एरिया वेक्टर्स, है ना, तो नहीं निकलेगा उसमें से। तो अब ये बात समझो, इसमें से जो फ्लक्स जा रहा होगा, इसमें से जो सॉरी फ्लक्स, हाँ फ्लक्स ही सॉरी, हाँ इसमें से जो फ्लक्स जा रहा होगा फाई इसका जीरो होगा। क्यों? वाई जीरो है, वाई जीरो है। देखो यहाँ पे अगर मान लो एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, हाँ ये वाला वाई है और ये वाला जेड है, ठीक है, ये वाला जेड है। अच्छा, मैं कह रहा था इसमें से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वाई जीरो है, सिर्फ फ्लक्स इसमें से जा रहा है, मतलब, है ना। तो इसमें जो फ्लक्स जा रहा होगा वो होगा फाई ई ए। ई कितना है? 150 वाई स्क्वायर। ए कितना है? ए कितना है बताओ? इसका ए होगा 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ये भी 0.5, ये भी 0.5। अच्छा, y कितना है? y कितना होगा यहाँ पे? 0.5 ना, ये इसका y जो होगा वो होगा 0.5, तो यहाँ पे y रख दो। 150 0.5 का की पावर 4, 5/25 625, 625 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 150, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। नाइन 375, ठीक है, ये आ रहा ना 375 यानी 9.375, ये है ना 9.375, ठीक है। यही होगा मेरे ख्याल। ठीक है, ठीक है, 9.375। अब लेकिन ये हमारे पास ये आंसर नहीं है। फाई होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू हो गया 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये आंसर आएगा। 9.375 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसको फटाफट मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 9.375 इंटू 8.85, ये 8.82, ये कुछ 82.96 आ रहा है इंटू 10⁻⁻12। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए जरा, ऑप्शन है ऐसा कोई? हाँ, लगभग इतना आ रहा है, लेकिन पावर है -11, पावर -11 आएगी तब बात बनेगी। तो 8.296 इंटू 10⁻⁻11, ये आंसर आ रहा है। तो ये लगभग 8.3 के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? बी ऑप्शन, ठीक है, नोट करो।